तो मराठाओं के बारे में देखते हैं, चलते हैं आगे। तो जो मराठा एम्पायर है, अगर हम मॉडर्न टाइम्स में देखें ना, तो ये इंडिया में सबसे बड़ा एम्पायर है ये, जो इंडिजीनियसली। इनके बाद तो देखो हमें पता ही है कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आता है, वो पूरे आज का जो इंडिया है उस पर राज करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है आज का, उस पर भी राज करते हैं, लेकिन वो इंडियन नहीं थे। मॉडर्न टाइम्स में अगर हम किसी एक इंडियन आदमी की बात करें जिसने पूरे भारत के बहुत बड़े इलाके पे कब्जा करा और राज करा, वो मराठा ही थे। यू कैन सी इतना बड़ा एम्पायर है ये मराठाओं के पास था। दिल्ली तक जीत ली थी। दिल्ली में जो मुगल थे ना, मुगल भी इनको टैक्स दिया करते थे और मुगल इनसे प्रोटेक्शन लिया करते थे। लाहौर तक पहुंच गए थे, लाहौर जीत लिया था। देखो कहाँ नीचे से शुरू हो रहे हैं, ये देखो। तो ये पूरा इंडिया इन्होंने अब कब्जा के रखा है। ये मराठा का राइज कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने करा, आज हम यही देखेंगे, क्योंकि आगे हमने देखनी है एंग्लो मराठा वॉर्स। ठीक है, तो ये जो एम्पायर है, देखो ये एम्पायर जब अपनी जेनिथ पे था, जेनिथ मतलब अपनी हाइट्स पे था, कौन सा साल था? 1759। कौन सा साल था बच्चा? 1759। ठीक है, ये उस टाइम की बात है, क्योंकि इसके बाद ना आगे देखो तुम जाओगे 1761 में ना ये एम्पायर फॉल होना शुरू हो जाता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से। तो उससे पहले का, ठीक पानीपत की लड़ाई के पहले का वक्त है ये। बड़े देखो पूरा की, तुम देखो जरा अगर इंडिया को कितना बड़ा हिस्सा है ये। थोड़ा सा ये वाला हिस्सा साउथ का, थोड़ा बहुत ये वाला देखो ईस्ट का हिस्सा, बाकी सारा का सारा एरिया इन्होंने अपने करके रखा है। तो ये एम्पायर जो है, इसके फाउंडर बहुत ही मशहूर, तुमने सुना ही होगा इनके बारे में। शायद ही कोई बच्चा होगा भारत में जिन्होंने इनके बारे में नहीं सुना होगा। कौन है ये, पहचानते हो? शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो इनको शिवाजी राजे भी कहते थे प्यार से, ये छत्रपति शिवाजी। अगर तुम इनकी बात करोगे तो इनके एक फादर थे, नाम क्या था उनका? शाहजी भोसले। और माँ का नाम क्या? जीजा बाई। जीजा बाई और शाहजी भोसले के घर में ये पैदा होते हैं। पुणे में साल था 1637। और ये 1600 से 1700 के बीच का जो वक्त है ना, इसमें शिवाजी क्या करते हैं? मुगलों से लड़के, बाकी पावरों से लड़के मराठाओं को इतना पावरफुल बना देते हो कि तुम देख सकते हो कि पूरा भारत जो है मराठाओं के लगभग अधीन आ जाता है। ये पहले लोग हैं जिन लोगों ने कहा कि हिंद स्वराज होगा, हिंद स्वराज होगा। हिंद स्वराज की बात करें, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं ना, उसका सपना देखने वाले ये पहले लोग हैं। उससे पहले अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो मुगलों के नजरिए से देखा जाता है, जिसमें साउथ इंडिया के पार्ट्स नहीं थे, है ना। इंडिया जो आज देश है वो तो अंग्रेज जो छोड़ के गए वो वाला हिस्सा है ना। जैसे कलेक्टिवली ऐसे इंडिया को, पूरा इंडिया को एक राष्ट्र की तरह देखा, बड़े कम लोगों ने देखा। सब अपने इलाके की बात करते, बंगाल मेरा है, मैसूर मेरा है, मद्रास मेरा है। ये पहले लोग हैं जिन्होंने पूरे इंडिया को क्या करने की कोशिश करी? कंसोलिडेट करके अपने पास रखने की बात करी। तो याद रखना क्या नाम है? शिवाजी। क्या नाम है? बाद में इनको टाइटल मिलते हैं बड़े सारे, उनमें बहुत सारे टाइटल मिलते हैं, जिसमें से एक टाइटल क्या है बट सबसे फेमस है? छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो ये छोटे वक्त से ही बच्चा क्या कर रहे थे? अपने फादर के साथ। अब इनके जो फादर है ना, ये शाहजी भोसले जो है, और इनकी माँ जो है जीजाबाई, ये ऐसी फैमिलीज में से आती थी जो फैमिलीज के थे जमींदारों की तरह की फैमिलीज थी। बेसिकली इनकी फैमिलीज के पास कुछ जंगीरें थी, उनमें से इनको टैक्स वैक्स इकट्ठा करके राजा के पास जाना पड़ता था। राजा जो लोकल राजा वाजा हुआ करते थे, उनके दरबार में इनको जाना पड़ता था। जो इनके फादर हैं और जो इनके नाना हैं, उन दोनों की जो हम देखते हैं टेरिटरी थी, एक रियासत थी, नाम था बीजापुर। और बीजापुर में उस टाइम पे एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था आदिल शाही। तो आदिल शाही डायनेस्टी के अधीन ये काम करते थे। अब आदिल शाही डायनेस्टी जो थी ना, एक मुस्लिम डायनेस्टी थी। ठीक है, उसके जो रूलर थे वो कौन थे? मुस्लिम्स थे। ये तुगलक्स के बाद की स्टैब्लिश हुई डायनेस्टीज है। आदिल शाही डायनेस्टी, क्या नाम है? आदिल शाही डायनेस्टी। अब ये जो आदिल शाही डायनेस्टी है, इसमें मुस्लिम्स थे और उनके हम देखते हैं कि ये क्या है? जमींदार है। जब जरूरत पड़ती है तो उनको लड़ने बुलाते हैं, मतलब ये वॉरियर क्लास के भी हैं। कौन सी क्लास के? हाँ, लेकिन इनका रिलीजन जो है ये डिफरेंट है। अब रिलीजन से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर कैसे फर्क पड़ गया ये देखते हैं। बच्चा, ये वो वक्त है जिस वक्त में देखो तुम्हें पता होगा कि ये जितने भी बीजापुर हैं, ये सारे के सारे जो दिल्ली सल्तनत है ना, वहां से निकले हैं। दिल्ली सल्तनत में जो लोग थे उन्हीं की आगे सक्सेसर्स थे, जो हम देखते हैं इनके यहाँ पर राज करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत जैसे ही स्टैब्लिश होती है ना इंडिया में, वैसे ही हम देखते हैं मुस्लिम रूल इन दिल्ली शुरू हो जाता है। और वहाँ पे 2 टैक्स इंट्रोड्यूस होते हैं। पहला है जजिया और दूसरा कौन सा है? प्रगलिम्स।
टैक्स, इसको हिंदी में कहते हैं तीर्थ यात्रा महसूल। महसूल का मतलब होता है टैक्स, तीर्थ यात्रा का मतलब हो गया पिलग्रिमेज। तो अगर किसी को भी तीर्थ यात्रा पे जाना है और वो अगर इस्लाम को नहीं मानता है, मतलब मुसलमान नहीं है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा राजा को। अगर मुसलमान है फिर मक्का मदीना की यात्रा पे जाएगा, फिर उसको क्या मिलेगा? उसको कुछ रियायतें मिलेंगी, क्योंकि जो राजा था उसका धर्म इस्लाम था और उसको परमिशन, जो दिल्ली सल्तनत है ना, उसको सल्तनत की तरह जो हम देखते हैं कि जो उसको वो मिला ना कि भाई आप सल्तनत बना दो, तो खलीफा ने एक ही शर्त पे परमिशन दी थी कि भाई तुम्हें दीन जो है वो दीन इस्लाम थोड़ा अगर प्रोपोगेट करना है, तुम्हें इसके बारे में लोगों को अवेयर करना है, बताना है। तो इनका एक ये भी मुद्दा रहता था कि भाई हमने ऐसे करना है। तो ये बड़ी सारी पॉलिसीज होती हैं राजाओं की, तो उसमें से एक पॉलिसी थी ये टैक्स थे। लेकिन लोकल लोगों में क्या था, इसके खिलाफ थोड़ा गर्व था कि भाई साहब हम क्यों टैक्स दें, ये तो बाहर के लोग आ गए हैं, ये तो बाहर के लोग आ गए, बाहर के लोग आ गए हैं, हमारे पे वो कर रहे हैं। तो ये दिल्ली के टाइम का चला हुआ है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उसके बाद दिल्ली सल्तनत में भी कुछ जो सल्तनत के मतलब हम देखते हैं कुछ डायनेस्टीज थी, जैसे तुगलक थी, बड़ी पावरफुल थी। अलाउद्दीन खिलजी के पास काफ़ी इलाका था। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके पास बाद आती है सैयद डायनेस्टी, बड़ी कमज़ोर थी। दिल्ली के पास कुछ इलाके थे, बाकी जो इलाके थे ना वहाँ पे बीजापुर जैसी रियासतें, अब यहाँ पे देखो मैप में देखो तो ये देखो ये बड़ी सारी रियासतें अलग अलग बन गई। जैसे तुम देख सकते हो अहमदनगर, बेरार, बीजापुर, गोलकोंडा, है ना, विजयनगर एम्पायर भी हमने देखा था। ये अलग अलग छोटी छोटी रियासतें बन गई। ये पहले ना दिल्ली में जो सुल्तान हुआ करते थे उन्हीं के अंडर हुआ करती थी। अब उनकी जो वो चीज़ें मान रहे हैं, ये चीज़ें भी तो यहाँ पे सारों में टैक्स वैक्स होगा ही सेम, ये सारी चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। लेकिन हम देखते हैं कि एंड में आती है लोधी डायनेस्टी, और लोधी डायनेस्टी को 1526 में एक आदमी रिप्लेस करता है। नाम क्या होता है उसका? ज़ैनुद्दीन बाबर। जब बाबर रिप्लेस कर लेता है ना बच्चा, तो बाबर का पोता होता है, क्या नाम होता है उसका? अकबर। अकबर ने उसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। जलाल उद्दीन मतलब क्या होता है? ग्लोरी ऑफ फेथ। दीन की चारों तरफ क्या हो? ग्लोरी हो, नाम रोशन हो धर्म का। किसके दीन का? मोहम्मद के, जलालुद्दीन मोहम्मद। अकबर तो लोगों ने कहा ना भाई द ग्रेट लाइक गॉड, वो लोगों ने उसको टाइटल दिया। क्यों? क्योंकि जब उसने देखा तो ही वॉज वेरी शार्प इन पॉलिटिक्स एंड अदर थिंग्स। उसको ये चीज पहले समझ आ गई कि मुझे इतने बड़े देश पे अगर राज करना है, जिस देश में मेजोरिटी लोग क्या हैं? हिंदूज हैं, जिनको हम कहते हैं। तो हिंदूज का मतलब हो गया नॉन इस्लामिक पीपल, यहाँ पे मैं वो टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरे को सबके लिए क्या होना पड़ेगा? सबके लिए अगर मेरे को थोड़ा टॉलरेंस रखने पड़ेगी। अगर मैं सबसे लड़ता रहा तो कभी भी अगर तुम अपनी क्लास में लड़ते रहोगे तो बाहर के दुनिया में राज करोगे। तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आपस में भाईचारा मिलके, है ना। तो ये चीज समझता है। हालांकि अनपढ़ था, बाकी सारे पढ़े लिखे थे, अनपढ़ था, लेकिन समझदार और अनपढ़ में फर्क होता है। हमने हैदर अली के वक्त भी देखा। तो इतना समझदार था कि इसने क्या करा कि लोगों को सांस लेके चलने लगा। इन दीन इलाही की स्टैब्लिशमेंट करता ही। इसके साथ तुमने सुना होगा बीरबल, राजा बीरबल है, नया धर्म नहीं बनाता था उसने, एक नई फिलोसफी शुरू करी थी, उसका नाम था दीन इलाही। ठीक है, दीन इलाही मतलब द फेथ ऑफ डिवाइन। उसमें उसने के सारे रिलीजन्स में से अच्छी अच्छी चीज़ें उठाई थी दीन इलाही में। तो इसने अपने दरबार में सूरत से जैन संतों को बुलाया। बुद्धिस्ट लोग नहीं मिलते हैं उस टाइम पे, मतलब लगभग खत्म हो चुका था बुद्धिज्म, या बड़े पहाड़ में तो इसका कॉन्टैक्ट नहीं हुआ उनसे। क्रिश्चियंस, हमने देखा ना क्रिश्चियंस इनके दरबारों में जाते, तो क्रिश्चियंस को बुलाता था ये, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि अपने जो दरबार है हिंदुओं को उसने बड़े सारे रखा हुआ है। रामतनु पांडे, वो नहीं, तानसेन है, ठीक है, राजा बीरबल हो गए इनका, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या हैं? ये हिंदू थे। तो इनको कहता कि आप टीच मी अबाउट योर फिलोसफीज, रिलीजियस फिलोसफीज, आई वांट टू नो। उलेमास तो हमेशा थे ही इसको बताने के लिए इस्लाम के बारे में, पर सुनता नहीं था। ये सुनता सबकी था, करता अपनी था, मैनिपुलेट नहीं होता था। तो इसने क्या करा? ये लिबरल था थोड़ा, इसलिए इसने क्या करा? अकबर भाई साहब ने क्या हटा दिया? जजिया। और क्या हटा दिया? प्रीलिम टैक्स। और भी बड़े सारे काम करे हैं। मतलब ये लिबरल था, इसने बहुत अच्छे से काम करे हैं। जरोखा दर्शन, ये वो सब बड़ा कुछ शुरू करा इसने। जो भी काम इसने शुरू करे हैं ना, या फिर इसके बेटे ने थोड़े बहुत पेंटिंग वेंटिंग, म्यूजिक का, क्योंकि थोड़ा राजपूत इन्फ्लुएंस आ गया था, क्योंकि उनके साथ मैट्रिमोनियल लाइन्स थी, इनकी मदर्स थी एंड बाकी थे। तो जो
चाहे सलीम है, प्रिंस सलीम हो गया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, क्या नाम था इनके बेटे का, अकबर के बेटे का? जहांगीर। बड़ी जल्दी भूल जाते हो। वो बचपन का नाम था ना शेखू बाबा, है ना, प्रिंस सलीम। अनारकली नहीं देखा तुम लोगों ने? अनारकली फिल्म नहीं देखी है? सुना तो होगा अनारकली के बारे में। नूरजहान के बारे में सुना है? किसकी बीवी थी भाई? शाहजहान की। अबे सौतेली अम्मा तूने बीवी बना दी है? शाहजहान की तो मुमताज महल थी। क्या कर रहा है तू? तो यहां पे वो तो उसकी मम्मी थी, सौतेली बेशक, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान दोगे यहां पे, तो जहांगीर जो है उसने पेंटिंग वेंटिंग शुरू करी, शाहजहान ने बिल्डिंग वेल्डिंग बनाई। औरंगजेब, उसने कहा मेरे दादा, मेरे बाबा और मेरे परदादा बेकार लोग। औरंगजेब ने सारी चीजें कैंसिल कर दी और रिवर्स कर दी। औरंगजेब ने फिर से पिलग्रिमेज टैक्स ले आया। औरंगजेब फिर से क्या ले आया? जजिया कर ले आया। फिर से म्यूजिक बैन कर दिया, पेंटिंग बैन कर दी, सब कुछ खत्म। और औरंगजेब ने ना, बच्चा औरंगजेब मुगलों में, ये वो वक्त है जब औरंगजेब ने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा ये सारे ना अपने अंडर कर लिए थे। और बाद में इवन जो बीजापुर है ना, इसको तो मराठा हड़प लेते हैं, लेकिन इसके बच्चे कुछ इलाके जो थे ना वो सारे औरंगजेब हड़प लेता है। जब औरंगजेब अपनी पीक पे होता है ना, सिर्फ ये एरिया होता है थोड़ा सा बचा हुआ, बाकी सारा इंडिया औरंगजेब के पास होता है। इवन अब औरंगजेब अपने जब बुढ़ापे में था ना, औरंगजेब और जो हम देखते हैं शिवाजी ना कंटेम्पररी है, समकालीन है, साथ साथ चल रहे हैं। औरंगजेब और ये साथ साथ चल रहे हैं, कंटेम्पररी है। शाहजहान का भी थोड़ा सा वक्त देखते हैं शिवाजी अपनी जवानी में, लेकिन औरंगजेब, दारा सिखों, ये सारे और साथ में ये शिवाजी के कंटेम्पररी है, मतलब एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। तो कभी एक जीतता था, कभी दूसरा जीतता। शिवाजी का दिमाग बड़ा तेज था, लेकिन औरंगजेब जो था वो बड़ा ब्रूटल था, जीतना है जैसे मर्जी जीतना है। औरंगजेब ने अपनी ये जो इलाका ना, इसको कहते हैं दक्कन, कहते हैं दक्कन प्लेटू। दिस प्लेटू इज नोन एज दक्कन प्लेटू, और इसी वजह से इसका पूरे इलाके का नाम दक्कन है। डेक्कन कह देते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं दक्कन। ये दक्कन जो है, दक्कन में मराठाओं की पावर एस्टेब्लिश होती है, लेकिन दक्कन में विजय पाने के लिए एक बंदा इतना उतारू था ना, मुगल सारे इंडिया में थे, दक्कन में नहीं थे वाल खाली। तो दक्कन में विजय पाने के लिए सारा का सारा पैसा लगा देता औरंगजेब, हालांकि उससे, और जब वो मरता भी पता कहां पे? इधर आया होता है लड़ाइयां करने, ये इलाके जीतने, यहां पे वापिस जाते हुए मर जाता है औरंगाबाद में। पंजाब में तो देख, अभी तो सिखिज्म होने वाला है, सिखिज्म आ चुका है, चल पड़ा है धीरे धीरे। मुगल्स का वक्त नहीं है, ठीक है, तो बस वो पर अभी पीक पे नहीं आया, आने वाला है, चल चुका है, ठीक है। और पंजाब में अगर तुम यहां पे देखोगे तो ये पंजाब मुगल्स के अंडर था। अफगान कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे थे। अब पंजाब, तू आज का पंजाब कह रहा है, पाकिस्तान वाला पंजाब भी इंक्लूड कर रहा है कुछ। अगर पंजाब है क्या, ये भी बात करते हैं। अगर हम जब पंजाब की बात करते हैं ना, तो क्या मतलब होता पंजाब का? क्या मतलब होता पंजाब का? 5 नदियों का पानी नहीं मतलब होता पुत्र, ना समूह मतलब होता है। दुआब का मतलब क्या होता है बताया था ना, 2 नदियों के बीच की जमीन। पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों के बीच की जमीन। वो तुम पता नहीं क्या क्या करी जा रहे हो। 5 नदियों के बीच की जमीन, 5 नदियों के बीच की नदी नहीं, जमीन। हाँ, तो ये 5 नदियां कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये 5 नदियों के बीच की जो जमीन है ना बच्चा, ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये तो लद्दाख से लेके बहुत लंबा जमीन है। ये तो हरियाणा और थोड़ा तुम तो देखो थोड़ा सा तो क्या कहते हैं पाकिस्तान बहुत सारा, और ये अपना पूरा आज का पंजाब, पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके, सिंध के थोड़े से, सिंध उस हिसाब से तो सिंध भी इसमें आया पंजाब में। ज्योग्राफिकल पंजाब की बात, पॉलिटिकल पंजाब की मतलब जो आज अगर पॉलिटिकली पंजाब को देखें तो पंजाब एक स्टेट है जो हम देखते हैं। उस टाइम के पॉलिटिकल पंजाब की बात कर रहे हैं हम लोग, या उस टाइम के ज्योग्राफिकल पंजाब की बात कर रहे हैं, वो समझना ज़्यादा जरूरी है। ज्योग्राफिकल पंजाब की बात करें तो ज्योग्राफिकल पंजाब में बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो कभी किसी के अधीन हुई नहीं। पहाड़ी रियासतें, छोटी छोटी रियासतें, ठीक है। सेंटर में जो भी राजा होता था उसके थोड़े बहुत रिलेशंस होते, थोड़ा बहुत जजिया वजिया टैक्स वैक्स देते थे उसको, टोटली कभी भी अंडर नहीं गए। बुशहर रियासत होना है अपना, जो ये
हिमाचल के वो थे, सीएम थे, एक्स चीफ मिनिस्टर थे, राजा वीरभद्र सिंह। उनकी रियासत के बारे में सुना? नहीं सुना? चंबा रियासत थी, बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं, 1500 2,000 साल पुरानी उनकी वो है, इतिहास है, ठीक है। तो और वो एक ही डायनेस्टी भी नहीं चेंज हो रही है। डायनेस्टी समझते हो? मतलब कोई और, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ना, पहले मुगल आए, फिर अंग्रेज, मुगलों से पहले लोधी थे, डायनेस्टी भी नहीं चेंज हो रही। तो किसी तरीके से वो बचे हुए थे। ऊपर लद्दाख वाली साइड पे खाम्पा वॉरियर्स थे, ये अलग क्लास के वॉरियर्स, बड़ी सारी चीजें थी अलग अलग। अब नीचे वाली साइड आएंगे, जो हम आज के पंजाब की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पंजाब वाला, मतलब पंजाब उस टाइम का जो पंजाब स्टेट थी, उसमें मुगलों ने अपनी एक सूबा बनाया होता, पंजाब सूबा। उस सूबे में लाहौर मेन कैपिटल की तरह काम करता था। तो पाकिस्तान का जो पंजाब है उसका बड़ा सारा हिस्सा, हरियाणा वाला जो हिस्सा है उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा, क्योंकि वो दिल्ली में ज़्यादा रहता था, और जो भी पंजाब है ये वाला हिस्सा, ये वाला इलाके हुआ करते थे उस टाइम के पंजाब में। तो यहाँ पे मुगलों के तुम्हें देखोगे, तो जब तुम पंजाब जी की क्लास लगाओगे ना, जब उसमें तुम देखोगे मुगलों के गवर्नर्स होते थे अलग अलग। तुम पढ़ोगे मुगलों का गवर्नर था ये, इसने हमला कर दिया है, तो मुगल्स होते थे। और मुगलों ने क्या करते हैं, अपने गवर्नर्स रखे होते थे यहाँ पे, सूबे होते थे, सूबेदार बनाए होते थे यहाँ पे लोग। तो पंजाब उस टाइम पे एक सूबा था, मुगलों के अधीन था, ठीक है। सिखिज्म राइज करेगा, अभी नहीं तो करेगा, थोड़े टाइम में करेगा, ठीक है। हाँ था भी, पर इतना ज्यादा। और इस टाइम पे जब शिवाजी अटैक करते हैं ना, तो उस टाइम पे तो अब्दाली का वो था, जो अब्दाली है, अब्दाली का बेटा वहां पे गवर्नर बन के बैठा हुआ था, मुगलों की टेरिटरी पे कब्जा करके। शिवाजी जाते हैं, फिर जरा लगाते हैं उसको। शिवाजी नहीं जाते हैं, शिवाजी के बाद का वक्त है वो, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी यहाँ पे देखते हैं फटाफट से। बाद में पंजाब तो रंजीत सिंह के टाइम पे पीक पे, महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे अपने पीक पे पहुंचता है, बहुत बड़ा पॉलिटिकली बहुत बड़ा इलाका हो जाता है, बहुत सारे इलाकों को जीतते हैं। अभी छोड़ो वापस। तो ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि इस सारे इलाकों पे किसका कब्जा हो गया है? औरंगजेब का। जब बच्चा इन सारे इलाकों पे औरंगजेब का कब्जा हो जाएगा ना, तो याद रखना औरंगजेब है बहुत ही ज्यादा कट्टर। भाई साहब, इस्लाम के भी अलग अलग सेक्ट्स हैं, 2 मेजर और शिया सुन्नी, तो पता ही है ना। तो जो जिस चीज को वो माने वो तो ठीक है, बाकी कोई बोला, सूफी सेंट्स तक को नहीं छोड़ता था वो। खतरनाक था औरंगजेब, ऐसे नहीं था छोटा मोटा आदमी, कहता बताता हूं तुम्हें मैं, ठीक है। तो औरंगजेब अब जब ऐसे करेगा, तो उसी टाइम पे बच्चा अब क्या होगा, जब भी ना कोई चीज, कोई ना किसी को ओप्रेस करता है या कुछ होता है, तो उसके ना एक ना हमेशा ना कंटेम्पररी ना एक ऐसा इमोशन बनता है उसको फाइट करने के लिए। तो सेम टाइम पे ना इंडिया में उस टाइम पे क्या एक चीज चली थी जिसको कहते हैं, थोड़ा पीछे पहले चला हुआ था, भक्ति मूवमेंट। चीजों को समझना पड़ता है कि अचानक से मराठा कहां से आ गए, इतने साल से राजपूत है यहाँ पे, वो नहीं इतना बड़ा हिंदू स्वराज वगैरह की कुछ, अचानक से मराठा कैसे? उनकी पॉलिसी अलग थी, इनकी अलग थी, साहब। तो अब यहाँ पे भक्ति मूवमेंट में कहता सबसे पहले ऐसे लोग आए, शंकराचार्य या बाकी लोग, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपस में नहीं लड़ना है। तुम शिव जी को पूजते हो शिवाई तो ठीक है, तुम विष्णु को पूजते हो वैष्णवाई तो ठीक है, शक्ति को पूजते हो शक्ताई तो ठीक है, सब हम क्या हैं, एक है, एक मता की बात करी उन्होंने। दूसरा, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आए, कहते जात पात कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब पहले लोग ऐसे देखते समाज को कि तू ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूं, तू फलां है, मैं ऐसा हूं। अब लोग कैसे देखने लगे कि हम हिंदू हैं, हमारे कोई एक जुड़ाव है। क्योंकि इस टाइम पे तुगलक के टाइम पे लोगों को भी क्या क्या कहने लगे, हिंदू कहने लगे। इससे पहले कोई अपने आप को हिंदू नहीं कहता था इंडिया में, आज कहते हैं ना बड़ा कॉमन स्टेप। क्यों नहीं कहते थे? क्योंकि भाई साहब ये टर्म बाहर की आई हुई है, वो हिंदू टर्म भी, क्योंकि जजिया लेना है, किसे लेंगे जजिया? हिंदुओं से लेंगे। हिंदू कौन हो गया? जो इस्लाम को इंडिया में, पर इनको ये थोड़ी पता कि कोई शक्ति को पूजते हैं, कोई विष्णु को पूजते हैं, कोई शिव को पूजते हैं, कोई हनुमान को पूजते हैं, कोई कितने सारे देवी देवताओं को पूजते हैं। उसके अलावा अब जैसे सिखिज्म ही है ना, तो वो नॉन इस्लाम हुआ, लेकिन नॉट टोटली हिंदुज्म, है ना। बुद्धिज्म है, नॉट टोटली हिंदुज्म। जैनिज्म है, हिंदुज्म है क्या? हिंदुज्म और जैनिज्म इज डिफरेंट। हिंदुज्म की जो बेसिक कोर फिलोसफी है दैट इज वेदास, वैदिक फिलोसफी। बुद्धिज्म और जैनिज्म तो पहले ही कहते हैं कि देयर इज नो अथॉरिटी, वो तो पहले ही डिस्कार्ड करते हैं, वो बोलते हैं कि वेदास को हम नहीं मानते। बुद्धिज्म और जैनिज्म फर्क है ना। सिखिज्म बहुत सारी सिमिलैरिटी बहुत सारी है, फर्क भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबको क्या कहा दिएगा? हिंदू। तो जो अब लोग हैं, जब उनको मतलब हम उनको एक आइडेंटिटी दी गई, तो उन लोगों ने भी उस आइडेंटिटी को स्वीकार करा, और वो लोग क्या होने लगे? इकट्ठा होने लगे।
जब वो लोग इकट्ठा होने लगे, अब एक पहली बात, लोग इकट्ठा हो गए और ऊपर से उनके साथ हो रहा है पंगा, तो वो कर देंगे दंगा। ठीक है, तो एक तो लोगों में अब यहां पे क्या बनना हुआ, शुरू हुआ था बहुत टाइम के बाद, कॉमन सेंटीमेंट बनना शुरू हुआ था। तो दूसरी चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, इस टाइम पे जब औरंगजेब आया, उसने वापस जो टेरिटरी जीती है उस पर अपना सिस्टम विस्टम लाएगा, तो वापस में ये चीजें होने लगी, तो लोगों में बातें फैलने लगी। तो लोगों में इस टाइम पे एक डिमांड क्रिएट हुई कि हमें क्या चाहिए, एक लीडर चाहिए जो हम देखते हैं हिंद स्वराज ला सके, हमारी खुद की सरकार लगा सके, हमारे अपने लोगों की सरकार हो, है ना, अपना भारत हो, इस तरीके के विचार आने लगे लोगों में। तो सारे लोग अब तैयार थे एकजुट होकर लड़ने के लिए, इकट्ठे आने के लिए। उस टाइम पे एक आदमी था जो हम देखते हैं उभर रहा था, कौन था वो, छत्रपति, ना टाइटल तो बाद में लेते शिवाजी। तो हम देखते हैं इनको क्या करा गया, लोगों ने मान लिया भाई लीडर। और क्यों, क्योंकि उस टाइम पे औरंगजेब था। अरे औरंगजेब नहीं होता शायद कुछ और होता वो बात की बात है। तो अब यहाँ पे भाई आ गए हैं, कौन आ गए हैं, औरंगजेब के वक्त में शिवाजी। समझे कि नहीं समझे। और जब शिवाजी हैं, इनको जब लोकल आसपास के जमींदारों का और जो हम देखते हैं कि छोटे मोटे जो सेना है ना, इनके पास जब बनने लगी, लोग इनके पास आने लगे, जुड़ने लगे, तो उन्होंने बहुत सारे इलाके जो हैं उनको जीत लिया। और यहां से ही शुरुआत होती है मराठा एम्पायर की। पहले ये देखो, ये जो जगह है ना बीजापुर, यहां के सुल्तान के ही ये कुछ जगहें जीतते हैं। तीन पहले, सबसे पहले रायगढ़, कोंडाना, टोरना। ये आज के तुम देखोगे ना, आजकल ये आज का कर्नाटका और आज का महाराष्ट्र, यहाँ के इलाके हैं। आज ये वाला जगह देखोगे ना, दिस इज कर्नाटका आज का, और ये ऊपर वाला इलाका देखोगे ना, दिस इज आज का महाराष्ट्र। तो कर्नाटका और महाराष्ट्र के इलाके हैं। कर्नाटका और महाराष्ट्र के इलाकों में फैला हुआ था बीजापुर। तो उसी बीजापुर से हम देखते हैं कि इन्होंने ये इलाके जीते। कौन कौन से जीते, सबसे पहले कौन सा जीता, ठीक है, रायगढ़। तुम देखोगे, ये देखो, ये इंडिया है ना, इंडिया में बीजापुर के ये देखो, ये इलाका है, ये कर्नाटका का, यहाँ पे रायगढ़ का किला था। ये देखो कोंडाना का किला आज के कहाँ पे, कर्नाटका में। तो याद रखना कौन सा, रायगढ़, कोंडाना और तोरना। ठीक है, तीसरा कौन सा है, टोरना। देखो कितना कमाल का किला है, इसको जीतना कितना मुश्किल होगा ना। देखो इसकी शेप देखो, इसका साइज देखो कैसे पहाड़ी पे। और शिवाजी की ना वॉरफेयर का, मराठों की वॉरफेयर का, खासकर शिवाजी, मराठों तो चलो फिर बाद में तो उन्होंने पानीपत जैसे युद्ध भी लड़े। मराठों की सक्सेस का पीछे यही वजह थी, पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि शादरी जी वेस्टर्न घाट्स वाला इलाका है, इन इलाकों में देखो ये किला बनाया हुआ, कैसे बंदा चढ़ेगा। इनके पास ना संख्या में हमेशा कम रहे ये, तो ये छापेमार युद्ध करते थे, कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर। या फिर हम देखते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है कि अचानक से 100-200 बंदा आया, 1000 की आर्मी है, पीछे से आके हमला करा, 2-4 को मार गए, बंदे परेशान हो गए, कौन मार गए। तो जब ढूंढने ढांडने गए, 10 लोग इस तरफ गए, 20 लोग इस तरफ गए। जब 20 इस तरफ गए तो पकड़ के उनको मार डाला। तूने फिल्मों में देखा होगा ना ऐसे कि वो एक गुंडा होता है, पहले जाता है एक आतंकवादी को मारता, शूं, फिर छप जाता है, फिर वो कहता है ये बंदा है ना, तो उस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसी एडवांटेज, स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज लेके अब वो क्या करना चाहते हैं, ये वो फायदा लेना चाहते हैं। तो इसीलिए कौन कौन से, एक बार फिर से देखते हैं, कोंडाना, कौन कौन से, सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे तोरना, फिर कौन सा है, कोंडाना और रायगढ़। ये सबसे पहले इन्होंने 3 किलो पे हम देखते हैं। और देखो इन्होंने जब ना टेरिटरी शुरू करी थी ना, ये देखो ये इलाके थे शिवाजी के पास ना, बहुत कम इलाके थे, बाद में ये बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े हो गए। तुम देखो ज्यादा इलाके नहीं थे मराठाओं के पास। अब जब शिवाजी के हम देखते हैं गार्डियन थे, बेसिकली उनके ग्रैंड फादर थे, नाना थे, तो उनकी जो हम देखते हैं क्या नाम था इनका, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी भी किसको मिल जाती है, इनकी जागीर भी किसको मिल जाती है, शिवाजी को। तो शिवाजी के पास और ज्यादा कंट्रोल आ जाता है। इसके अलावा शिवाजी और कुछ इलाके हैं उनको कब्जा करते, जैसे ही कैप्चर्ड, ये देखो ये जालवी इलाका है, किससे, मराठा ही एक चीफ थे, नाम क्या था उनका, चंदा राव, ठीक है। और ये चंदा राव कौन से, मालवा का। अगर मालवा की बात करें तो आज के एमपी का इलाका ही, मालवा की बात करें तो देखो ये सी, यू कैन सी, ये आज के कहाँ के, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर का इलाका है। तो यहाँ पे एक जगह है कौन सी, जालवी। तो यहाँ पे जालवी देखो कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे किला था, जालवी का किला जीतते हैं।
तो हम देखते हैं कि अब शिवाजी क्या करने लगे हैं, शिवाजी थोड़ा अपना एम्पायर एक्सपैंड करने लगे हैं, है ना। इसके अलावा हम देखते हैं कि फिर ये बहुत सारी चीजें अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि कैसे शाइस्ता खान को भेजा जाता है, ठीक है, हमला करने के लिए ऊपर, ठीक है। उसके अलावा बताऊंगा गुजरात पे, सूरत पे कैसे हमला करते हैं, ठीक है, सूरत लूटते हैं, कैसे लूटते हैं। उसके बाद फिर राजा जय सिंह को भेजेंगे, शिवाजी जय सिंह को, ये अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। जब इनको भेजेंगे शिवाजी जय सिंह को, तो फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदार साइन होती है, शिवाजी को ले भी जाते हैं अपने साथ ही। उधर औरंगजेब बदल जाता है, कैद कर लेता है इनको और इनके बेटे को, बाद में वो भागते हैं, फिर हमला करते हैं, फिर सूरत लूटते हैं। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, इनकी सारी जितनी भी लड़ाइयाँ थी। अब इनके ना जैसे अकबर के दरबार में थे ना नवरत्न, इनके दरबार में भी थे, लेकिन उनको क्या कहते हैं, अष्ट प्रधान। उन अष्ट प्रधानों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको अब अगले ही लेक्चर में देखते हैं। फिलहाल के लिए आज इतने कंक्लूड करते हैं। चलो, हैव अ गुड डे।